हेलो फ्रेंड्स, RSM इंस्टीट्यूट बीकानेर में आपका स्वागत है। और आज हम नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जो राजस्थान बोर्ड है। राजस्थान बोर्ड की क्लास 12 की जो हिस्ट्री है उसकी सीरीज शुरू कर रहे हैं और आई होप आप सबको पसंद आएगी। तो राजस्थान बोर्ड की जो हिस्ट्री शुरू करने का कारण ये है कि हमने नोटिस किया है, देखा है कि जो एग्ज़ाम आ रहे हैं अभी फर्स्ट ग्रेड या RAS से, जो RPSC या RSMSS जो एग्ज़ाम ले रही है उसमें वो क्या कर रही है कि जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स है ना उनसे वो सवाल पूछ रही है लगातार। ठीक है, तो हमने सोचा क्यों ना साथ में ही राजस्थान हिस्ट्री का जो पार्ट है वो राजस्थान बोर्ड से कवर करवा दिया जाए। इससे जो क्लास 12 में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ साथ जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उन दोनों को ही फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो आज हम जो राजस्थान बोर्ड की क्लास 12 की जो बुक है उसका जो लास्ट चैप्टर है राजस्थान में स्वाधीनता संग्राम, उसका एक पार्ट है राजस्थान में किसान आंदोलन, 1857 की क्रांति, प्रजामंडल और जनजातीय आंदोलन। ये 4 टॉपिक है जिसमें फर्स्ट टॉपिक हम करेंगे राजस्थान में किसान आंदोलन। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चलो शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक है राजस्थान में किसान आंदोलन। तो उससे पहले एक रूपरेखा बनती है भाई कि राजस्थान किसान आंदोलन हुआ क्यों, क्या कारण हो गए थे, इससे क्या परिस्थितियाँ ऐसी जनरेट हो गई थी कि जो राजस्थान किसान हैं उनको आंदोलन करना पड़ा। तो पहले हम देखें भाई क्या कारण थे वो देखते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन। तो पहली लाइन लिखी हुई आप पढ़ पा रहे हो, जो अंग्रेजी शासन जब नहीं था यानी अंग्रेजी शासन से पूर्व राजस्थान के राज्यों में शासक सामंत किसानों के परस्पर संबंध वो थे, सहयोग व सद्भाव पर निर्भर थे। तो जब अंग्रेजी सत्ता राजस्थान में नहीं आई थी तो उससे पहले जो राजस्थानी शासक थे या सामंत थे या किसान थे उनके बीच जो संबंध थे वो परस्पर सहयोग व सद्भाव पर निर्भर थे। ठीक है, लेकिन कालांतर में क्या हुआ कि अंग्रेज की सत्ता यहाँ पर राजस्थान में आती है और कालांतर अंग्रेजों ने क्या किया, मेयो कॉलेज के माध्यम से, आपको पता है मेयो कॉलेज की स्थापना अंग्रेजों ने की थी, लॉर्ड मेयो ने अजमेर के अंदर। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि मेयो कॉलेज के माध्यम से जो राज परिवार है, राज परिवारों को पाश्चात्य विचारों व विलासितापूर्ण जीवन में ढाल दिया। यानी जो पहले शासक थे उनमें जनता इन द सेंस की प्रजा के प्रति भी सम्मान सद्भाव सहयोग हुआ करता था। लेकिन जब अब क्या हुआ कि अंग्रेजों ने क्या किया कि जो राज परिवार के बच्चे हैं वो कहाँ पढ़ने लगे, मेयो कॉलेज में। और मेयो कॉलेज में पढ़ाने वाले कौन थे, अंग्रेज लोग थे। यानी जो अब वहाँ पे क्या था कि पाश्चात्य शिक्षा मिल रही थी, उससे क्या हुआ कि जो राज परिवार के जो पढ़ने वाले लोग थे उनमें पाश्चात्य विचारों का समावेश होता है और उनको विलासितापूर्ण जीवन में डाल दिया जाता है। ये बात हुई। आगे देखते हैं क्या होता है। उस टाइम में जो भूमि का स्वामित्व था वो 2 प्रकार से होता था। पहली है खालसा भूमि और दूसरी है जागीर भूमि। खालसा भूमि वह भूमि होती थी जो सीधे शासक के नियंत्रण में होती थी। आपको याद रखना, भूमि का स्वामित्व 2 प्रकार से था, खालसा भूमि व जागीर भूमि। खालसा भूमि वह भूमि है जो शासक के सीधे नियंत्रण में थी और जागीर भूमि वह भूमि थी जो सामंत थे या जागीरदार थे, जमींदार थे, उनके नियंत्रण में थी। 2 प्रकार से भूमि का स्वामित्व था, खालसा और जागीर। तो आपको याद रखना, खालसा भूमि और जागीर भूमि। सामंतों को अपनी जागीर की जनता पर, जो सामंत थे उनका अधिकार किस पर था, जागीर वाली भूमि पर था, और उनको अपनी जागीर की जो जनता है उनको पूरा अधिकार था। यानी ये किसानों से भूमि कर के अलावा अन्य कर भी वसूलते थे जिन्हें लाग बाग कहा जाता था। तो आप ध्यान रखना, लाग बाग क्या थे कि भूमि कर के अलावा जो अन्य कर थे उन्हें क्या बोलते थे, लाग बाग कहते थे। और ये कर जो जागीरदार था वो अपनी जनता से वसूला करता था। इसके अलावा जो किसान है या जनता है उनको बेगार भी करनी होती थी। बेगार का मतलब क्या था कि बेगार के बदले बेगार करने के समय जो व्यक्ति थे या किसान थे उनको सिर्फ कार्य के बदले अनाज ही मिलता था, कुछ भी उनको मेहनताना नहीं मिलता था बेगार के अंदर। और कुछ जगह पर तो बेगार फ्री में करनी होती थी, उसके बदले कुछ भी नहीं मिलता था। आगे देखते हैं। अंग्रेजी नियंत्रण से पूर्व जो सामंत थे, सामंतों का जो दृष्टिकोण था वह सहयोगी व उदार था। लेकिन ये क्या करते थे, अकाल के समय ये शासक, जो देशी शासक थे, ये किसानों के साथ लगान माफ़ कर दिया करते थे।
परंतु बाद में क्या होता है, अंग्रेजी शासन आने के बाद में जो ये सामंत है ये क्या कर रहे हैं, ये अंग्रेजी शासन को निश्चित कर अदा कर रहे थे और सैन्य सेवा की वजह से इन्हें दबावपूर्वक क्या करना पड़ा, किसानों से कर वसूलना पड़ता था। तो अंग्रेजी शासन जब आता है तो उस टाइम क्या होता है कि जो ये शासक है, देशी शासक जो है, सामंत है या शासक है, इन्हें भी क्या करना पड़ रहा है कि अंग्रेजी जो सत्ता है उसको कर अदा करना पड़ता है। तो अब ये क्या है, लगान माफ़ ना करके क्या करते हैं, अकाल की स्थिति में भी क्या कर रहे थे, ये दमनपूर्वक या दबावपूर्वक क्या कर रहे थे, किसानों से कर को वसूल कर रहे थे। अब जो क्या होता है, 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक राज्यों में अंग्रेजी हस्तक्षेप व नियंत्रण बढ़ता गया। अंग्रेजी सरकार को नियमित खिराज बोलते हैं कर को, अंग्रेजी सरकार को नियमित कर देने, बढ़ते खर्चे तथा आर्थिक शोषण की नीति से किसानों के परंपरागत संबंधों में बदलाव आ गया। अब क्या था, आपको पता है कि जो शासक है उनके खर्चे बढ़ते गए, उन्होंने विलासितापूर्ण जीवन जीना शुरू कर दिया, उनकी सुख सुविधाएं बढ़ती गई और वो खर्चे पूरे करने के लिए इन्होंने क्या किया, किसानों के ऊपर क्या किया, कुछ कर थोप दिए। इससे उनका आर्थिक शोषण हुआ। इससे क्या हुआ कि किसानों के और शासकों के मध्य जो सहयोग थे, संबंध थे, जो पुराने संबंध थे, परंपरागत संबंध थे, उनमें बदलाव आ जाता है। आगे चलते हैं। किसानों पर नई लागतें थोप दी, वो जबरदस्ती बेगारी ली जाने लगी। शासकों व सामंतों को बाहरी आक्रमण का खतरा नहीं रहा, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी, जो ब्रिटिश सत्ता थी, वो क्या कर रही थी, उन्होंने, अंग्रेजों ने इन शासकों सामंतों को जो बाहरी आक्रमण से सुरक्षा का पूरा वादा किया था। यानी अब इन शासकों सामंतों को बाहरी आक्रमण का कोई भी खतरा नहीं था। हमने बात कर ही ली, पाश्चात्य संस्कृति से शासकों और सामंतों की जीवनशैली में परिवर्तन होने लगा, उनके खर्चे बढ़ गए, अपनी सुख सुविधाओं व विलासिता के लिए किसानों का आर्थिक शोषण बढ़ गया। अब आपको पता है कि जब उन जो शासक है उनके खर्चे बढ़ रहे हैं और विलासितापूर्ण जीवन यापन कर रहे हैं, तो उन्हें भाई पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से मिलेगा, प्रजा से। इन्होंने क्या किया कि जो किसान थे या प्रजा थी उन पर कर थोप दिए, जबरदस्ती बेगारी ली जाने लगी। ठीक है, इससे क्या हुआ कि किसानों के मन में जो शासक थे उनके प्रति क्या हुआ, असंतोष बढ़ गया। परिणाम स्वरूप किसान क्या हुए, संगठित हुए और किसान जो लोग हैं वो आंदोलन करने को मजबूर हो गए। राजस्थान में किसान आंदोलनों का जो राष्ट्रीय चेतना के विकास में उल्लेखनीय योगदान रहा है। इस आंदोलन में किसानों की साथ स्त्रियों आदि ने बराबर भाग लिया था और लाग-बाग और बेगार प्रथा का विरोध किया था। जो पहला आपका टॉपिक है वो बिजोलिया किसान आंदोलन है। इसको हम देखते हैं कि क्या था इसका आंदोलन में। देखो, इसका जो काल रहा है वो है बिजोलिया किसान आंदोलन काल 1897 से लेकर 1941 तक, आपको याद रखना है पहली बात। तो देखना है कि क्या है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था, इसका जो शुरुआती नेतृत्व है 1913 से, वो किसने, साधु सीताराम दास ने किया था। तो यहाँ से सवाल बनता है, वैसे पूछ सकते हैं आपसे कि बिजोलिया किसान आंदोलन का शुरुआत में नेतृत्व किसने किया था, तो हमारा आंसर होगा साधु सीताराम दास ने किया था। और बाद में क्या होता है कि इसका नेतृत्व है एक योग्य एवं उत्साही व्यक्ति, इसका नाम है विजय सिंह पथिक, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। उद्देश्य क्या था आंदोलन का, विभिन्न करों व लाग-बाग के विरुद्ध आवाज़ उठाना। जो हमने पहले बात की है कि विभिन्न जो कर थोप दिए गए थे और जो लाग-बाग थी उनके विरुद्ध आवाज़ उठाना इस आंदोलन का उद्देश्य था। अब क्या होता था, विभिन्न त्योहारों एवं सामाजिक अवसरों पर, जैसे फसल की कटाई के समय, किसी का विवाह होता है, बेटी का विवाह हो या जन्म होता है किसी का, वो जो जागीरदार है उनके जो विभिन्न सामाजिक उत्सवों पर किसानों को एक निश्चित मात्रा में कर देना पड़ता था और मना करने पर उन्हें शारीरिक यातनाएं सहन करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप क्या था कि किसान सुबह से शाम तक कठोर परिश्रम करने के बावजूद भी अपने परिवार के लिए भरपेट भोजन भी मुश्किल से जुटा पा रहा था। अब ऐसी स्थिति में कि आप बताओ क्या होगा, जब किसान सुबह से लेकर शाम तक हार्ड वर्क कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, उसके बाद भी वो अपने परिवार को पालने में असमर्थ है। तो इस सब बातों के कारण क्या होता है कि किसान संगठित होकर किसान आंदोलन को मजबूर हो जाते हैं। आगे देखते हैं। बिजोलिया किसानों ने विरोध प्रकट करने के लिए 1 वर्ष तक भूमि नहीं जोतने तथा भू राजस्व देने से मना कर दिया। बिजोलिया किसानों ने क्या विरोध प्रकट करने क्या कहते हैं वो कि भाई हम क्या करेंगे, 1 वर्ष तक भूमि नहीं जोतेंगे तथा भू राजस्व भी नहीं देंगे। तो इस समय
जो है आंदोलन का जो नेतृत्व है वो साधु सीताराम दास कर रहे थे। चित्तौड़ में क्या 1915 में चित्तौड़ के अंदर वो विजय सिंह पथिक से मिलते हैं और उनसे आंदोलन का नेतृत्व करने का आग्रह करते हैं, जिसे पथिक जी ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार बिजोलिया आंदोलन को एक योग्य व साहसी नेता मिल गया। यानी 1915 से इस आंदोलन की बागडोर है वो विजय सिंह पथिक ने संभाल ली थी। तो हमें ये भी याद रखना है कि किस वर्ष विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन की बागडोर संभाली, तो आंसर होगा 1915 में। अब क्या होता है कि भाई विजय सिंह पथिक के कहने पर जो बिजोलिया में क्या होता है, किसान पंच बोर्ड की स्थापना की जाती है। कब? 1916 में। यानी 1916 में क्या होता है कि किसान पंच बोर्ड की स्थापना होती है बिजोलिया के अंदर, और उसके जो प्रथम अध्यक्ष है वो किन्हें बनाते हैं, मन्ना लाल जी को उसका अध्यक्ष बनाया जाता है। तो यहाँ से वापस सवाल बन जाता है, किसान पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1916 के अंदर, और उसका अध्यक्ष कौन था? मन्ना लाल। अब देखो क्या होता है कि पथिक जी की प्रेरणा से क्या होता है कि जो किसान होते हैं वो युद्ध रण देने से इनकार कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो सामंत है या जागीरदार है वो इतना गुस्सा होते हैं, या मान लो कि स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि किसानों ने क्या होता है, किसानों ने ये निर्णय लेते हैं किसान कि प्रत्यक्ष रूप से जागीरदार से कोई संबंध नहीं रखेंगे, वह सारे कार्य है वो जो किसान पंच बोर्ड है या पंचायत है उसके माध्यम से किए जाएंगे। यानी युद्ध रण देने से इनकार कर देते हैं किसान। शासक क्या करते हैं, उन पर यातनाएं करते हैं, अत्याचार करते हैं। इससे क्या होता है कि स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि किसान ये निर्णय लेते हैं कि वो जागीरदारों से कोई भी संबंध नहीं रखेंगे और जितने भी कार्य है वो सारे पंचायत के माध्यम से किए जाएंगे। अब इस आंदोलन से ब्रिटिश सरकार भी क्या हो जाती है, सतर्क हो जाती है, और वह ये घोषणा करती है कि मेवाड़ व उसके आसपास के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे बोल्शेविक घुस आए हैं। तो बोल्शेविक आपको पता है कि रूस के अंदर एक शहर है जहाँ पे क्रांति हुई थी, उसके नाम पर क्या बोलते हैं उन्हें, वो बोलते हैं कि जो मेवाड़ है उसके आसपास जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे बोल्शेविक घुस आए हैं, जो रूसी क्रांति के आधार पर सशस्त्र क्रांति करना चाहते हैं। अब ब्रिटिश सरकार क्या करती है कि आंदोलन को दबाने के लिए मेवाड़ के महाराणा व जागीरदारों पर क्या करती है, दबाव डालती है कि आप जल्दी से जल्दी क्या करो, इस आंदोलन को कुचल दो। अब पथिक जी क्या करते हैं कि जब उन्हें ध्यान चलता है कि ब्रिटिश सरकार मेवाड़ महाराणा ऐसा कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, गिरफ्तारी से बचने हेतु पथिक जी क्या करते हैं, कोटा राज्य की सीमा पर जाकर वहीं से आंदोलन का नेतृत्व करते रहते हैं। यानी वो क्या कर रहे हैं, गिरफ्तारी से बचने हेतु क्या करते हैं कि कोटा की सीमा पर जाते हैं और वहीं से इस आंदोलन की बागडोर संभालते हैं। जागीरदारों द्वारा किसानों की समस्या हल न करने पर सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। तो आपको पता है कि किसानों ने क्या, जागीरदारों ने क्या किया कि किसानों की समस्या पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, कोई भी उसका हल नहीं किया। प्रत्युत्तर में भाई किसान क्या करते हैं, किसानों ने क्या किया, सत्याग्रह प्रारंभ किया, और प्रत्युत्तर में क्या होता है, जागीरदारों ने दमनकारी साधनों का सहारा लेते हैं। यानी वो क्या करते हैं, जागीरदार जो हैं वो इस आंदोलन को कुचलने का पूरा प्रयास करते हैं। इसके बदले में क्या होता है, हजारों किसान गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, जिनमें साधु सीताराम दास, रामनारायण चौधरी, प्रेमचंद भील व माणिक्यलाल वर्मा भी शामिल थे। यानी जब सत्याग्रह प्रारंभ किया गया तो प्रत्युत्तर में क्या करते हैं कि जो जागीरदार होते हैं वो किसानों को गिरफ्तार कर लेते हैं, जिनमें मुख्य नाम थे साधु सीताराम दास, रामनारायण चौधरी, प्रेमचंद भील और माणिक्यलाल वर्मा भी शामिल थे। अब जागीरदार क्या करते हैं, आंदोलन को कुचलने के लिए जो जितनी भी भूमि है बिजोलिया की समस्त भूमि को जब्ती घोषित कर देते हैं कि जब्त, परंतु किसान क्या करते हैं, किसानों ने भूमि का समर्पण करने से इनकार कर देते हैं। यानी जागीरदारों ने क्या किया, जितनी भी भूमि थी उसको जब्ती घोषित कर दिया और बदले में किसानों ने क्या किया, समर्पण से इनकार कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो रामनारायण चौधरी जी सीकर से बिलोंग करते हैं और ये जो वहाँ आए थे ये बिजोलिया किसान आंदोलन की स्थिति का अध्ययन करने आए थे, ठीक है। और वो क्या बोलते हैं कि उनके अनुसार बिजोलिया में उस समय प्रत्येक स्त्री, पुरुष और युवक राष्ट्रीय भावना से प्रेरित थे तथा हर जगह वंदे मातरम की आवाज़ सुनाई देती थी। यानी उस टाइम में जो बिजोलिया की जनता है उसमें प्रत्येक युवक, स्त्री या पुरुषों में क्या था कि राष्ट्रीय भावना से वो पूर्णतः ओतप्रोत थे। बिजोलिया सत्याग्रह का समाचार राष्ट्रीय स्तर पर भी फैला। यही कारण है कि महात्मा गांधी, तिलक, गणेश शेखर विद्यार्थी, मदन मोहन मालवीय आदि राष्ट्रीय नेताओं का ध्यान भी क्या हुआ, इस आंदोलन की ओर आकर्षित हुआ। यानी ये आंदोलन क्या था
कि अब राज्य स्तर पर ना होकर ही राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया था। गणेश संघ विद्यार्थी ने भी क्या है कि अपने अखबार जो प्रताप अखबार था उसके अंदर इस आंदोलन के बारे में बहुत लिखा था। इस आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में गणेश संघ विद्यार्थी का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तिलक ने भी क्या था, मेवाड़ के महाराणाओं को पत्र लिखे थे, महात्मा गांधी ने भी पत्र लिखे थे। यानी अब ये आंदोलन था, ये राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बन चुका था। स्थिति काबू में नहीं होते देख राजस्थान की जो एजीजी है, अब यहाँ से सवाल बनता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? तो सर रॉबर्ट हॉलैंड थे। उस टाइम एजीजी कौन है? सर रॉबर्ट हॉलैंड यहाँ पे एजीजी थे, सर रॉबर्ट हॉलैंड। और स्थिति काबू में नहीं होती देख राजस्थान के एजीजी सर रॉबर्ट हॉलैंड व मेवाड़ के रेजिडेंट है विल्किंसन समस्या के समाधान हेतु बिजोलिया पहुँचते हैं। मेवाड़ राज्य का जो प्रतिनिधित्व है वो राज्य के कौन कर रहे हैं? राज्य के दीवान प्रकाश चंद्र चटर्जी और बिहारी लाल कौशिक तथा ठिकाने का प्रतिनिधित्व कामदार हीरालाल, फौजदार तेज सिंह और मास्टर जालिम सिंह द्वारा किया गया। आपको याद रखना है चीज, तो किसने प्रतिनिधित्व किया था। आगे चलते हैं। आखिरी जो है, बिजोलिया किसानों के बल देने पर राजस्थान सेवा संघ को भी शामिल किया गया और सेवा संघ की ओर से जो प्रतिनिधि कौन थे? रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा और पंचायत सरपंच मोतीचंद ने भाग लिया इस आंदोलन में। एजीजी के हस्तक्षेप से जागीरदारों व किसानों के मध्य एक समझौता संपन्न होता है और समझौते के अनुसार किसानों की सभी मांगे अनेक मांगे स्वीकार कर ली जाती है। इन मांगों में बेगार प्रथा सहित अधिकांश लाग बाग को हटा दिया गया। किसानों पर से जो मुकदमे थे वापस लेने सहित जिस वर्ष खेती नहीं की गई थी उस वर्ष का भू राजस्व माफ भी कर दिया जाता है। और इस प्रकार क्या होता है? बिजोलिया किसान आंदोलन का अंत होता है, समापन होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो सीरीज़ आज शुरू की है, जो भी जितने भी लेक्चर में वीडियो डालूंगा लगभग 20 मिनट के आसपास ही होंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबे वीडियो आप भी बोर होते हो और मुझे भी बनाने में समस्या होती है। तो वीडियो ऐसे डाले जाएंगे, 20-25 मिनट की वीडियो डाले जाएंगे। और आप सब से विनती है कि कृपया करके आप क्या करें कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे वीडियोज़, तो हमारा भी हौसला बढ़ता है। हम भी आपके लिए वापस से कुछ नए जो वीडियोज़ है वो डालेंगे। हमारा पूरा उद्देश्य रहेगा कि राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं 11th-12th हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उनको कवर किया जाए। क्योंकि ये किताबें जो है RS मुख्य परीक्षा जो होती है उसमें जब राइटिंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है तो उस टाइम में ये बहुत काम आने वाले सब्जेक्ट है। दूसरा क्या, जो प्रथम श्रेणी जो फर्स्ट ग्रेड लेक्चर की परीक्षा होती है RPSC की या सेकंड ग्रेड है, उसमें भी क्या है कि इन बोर्ड की बुक से सीधे सवाल पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना भाई जो बोर्ड के विद्यार्थियों के साथ साथ जो कंपटीशन वाले विद्यार्थी हैं उनको भी भाई इस वीडियो बनाने से फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करना ना भूलें। और जो भी आपकी मान लो कि आपको कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट्स के अंदर सुझाव डाल सकते हैं, मैं आपके सुझाव का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। भाई इस चैनल को आगे बढ़ाने में, इसको और हेल्पफुल बनाने में जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, वो आपके सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और मुझे भाई हम और हमारी टीम जो है RSM इंस्टीट्यूट, वो आपके सुझावों पर ज़रूर काम करेगी। धन्यवाद। ध्यान रखें अपना, घर से बाहर ना निकलें, ज़रूरी हो तो बाहर निकलें और मास्क का यूज़ करें।